हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेजेंड टॉक पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ में है ऑडियोलॉजिस्ट लक्ष्मण मोरे सर। हेलो सर। हेलो। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराइए। नमस्कार, मैं लक्ष्मण मौर्य ऑडियोलॉजिस्ट अमरावती से लास्ट 10 से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 2010 में मेरा ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी का पहला डिप्लोमा किया। उसके बाद में मेरी करियर की शुरुआत पूना के कमांड हॉस्पिटल से हुई। उस टाइम मुझे डिप्लोमा और डिग्री में उतना फ़र्क और मुझे महसूस नहीं हुआ कि करना चाहिए। तब मैंने 3 से 4 साल के लिए पूना से YCM हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद में फरवरी 2014 में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरावती में एज एन स्पीच एंड हियरिंग इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया। तब यहाँ पे अमरावती में काम करते समय साइमल्टेनियसली मैंने डॉक्टर पाटिल ENT में भी एज अ असिस्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट का वर्क चालू किया। उस टाइम मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि डिप्लोमा के बाद में डिग्री करना क्यों ज़रूरी है। तब 2 साल की गवर्नमेंट की ड्यूटी और प्राइवेट में काम करते समय मैंने फैमिली के साथ डिस्कस करके ये ऑडियोलॉजी का यूजी के एडमिशन के लिए मैंने इंट्रेंस दिया और वहाँ पे सिलेक्शन होने का तुरंत एडमिशन ले लिया। उस टाइम मेरा शादी हुआ था, न्यूली मैं मैरिड था। थोड़ा रिस्क था गवर्नमेंट का जॉब रिज़ाइन करके जाना, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अपने को आगे फ्यूचर में कुछ इशू है, अपने को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो अपनी डिग्री करना चाहिए। तब मैंने बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी के लिए भारती मेडिकल कॉलेज में पुणे में एडमिशन किया। 3 साल सेकेंड ईयर में डिग्री में एडमिशन मिलने के बाद 3 साल में मैंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं मूल से मेरा जन्म बर्थ प्लेस जानना है, लेकिन अमरावती में वो 3-4 साल जो पहले काम किया तो मुझे डिग्री होने के बाद में भी ऐसा महसूस हुआ कि हमने अमरावती में काम करना चाहिए। फिर मैं वहाँ से मैंने फिर से प्लान किया कि अमरावती में ही हम सेटल हो जाएंगे। हमारी जो ऑडियोलॉजी का और स्पीच थेरेपी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनको हम सर्विस अमरावती में दिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस टाइम मैंने 2019 में जून में मेरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर यूनियन में अप्लाई किया। तो लकीली मुझे उस टाइम मेरे डिग्री के लेवल का जो पोस्ट ऑडियोलॉजी का वो पोस्ट मुझे मिला और मैंने फिर से गवर्नमेंट ज्वाइन किया। डिग्री के बाद में जॉब ज्वाइन करने के बाद एक 6-7 महीने में कोविड का फर्स्ट वेव आया और 2-2.5 साल तक जॉब करते समय फिर मुझे थोड़ा सा डिग्री होने के बाद फिर गवर्नमेंट में थोड़ा सा वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जो लेवल पे कॉलेज से पढ़ के आने के बाद मुझे लग रहा था कि अपने करना चाहिए। तो फिर उस टाइम मैंने फिर से गवर्नमेंट में रिज़ाइन करके अपना प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश। वहाँ पे मैंने हमारी जनरली ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी में हम कान के मशीन्स बेचना, स्पीच थेरेपी देना ये काम करते, लेकिन मुझे कुछ अलग करने का मेरा मन कर रहा था उस टाइम। और जनरली मैं देखता था कि अपने अमरावती थोड़ा 2 टायर सिटीज़ में जहाँ से मैक्सिमम पेशेंट का एक ये रहता था कि हम ये ऑडियोलॉजी रिलेटेड सब ट्रीटमेंट अपने अमरावती में नहीं होते, अपने को नागपुर, मुंबई, पूना में बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाना चाहिए। और बेसिकली 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद में डिग्री पुणे से किया तो थोड़ा सा ये था कि हम अमरावती में कर सकते हैं सब। तब मैंने डिसाइड किया कि फिर हम कुछ अलग करेंगे बच्चे के लिए। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर क्षितिज पाटिल सर के साथ में डिस्कस किया कि सर हम कोक्लियर इम्प्लांट का यूनिट हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते। तो सर का भी ये था कि अपने छोटी सिटी में हम कोशिश करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ये सब सर्जरीज पुणे में, मुंबई में हो जाती है, थोड़ा सा रिस्क वाला। लेकिन सर ने मुझे उस टाइम बहुत मोटिवेट किया और हम उस टाइम डिसाइड किया कि अमरावती में हम कोक्लियर इम्प्लांट यूनिट चालू करेंगे। इसके लिए क्योंकि सब बच्चे अपने सिटी से, जिनके पास पैसा है, जिनके पास थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड है, जिनके पास थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस जिनका अच्छा है, वो लोग मीन्स 10 में से एवरेज 1-2 पेशेंट वहाँ पे जाते थे। लेकिन रिमेनिंग 8 पेशेंट अपने डेफ एंड म्यूट वाली स्कूल जो है, मूकबधिर जिसको बोलते हैं, वो स्कूल में एडमिशन लेते थे। फिर मैं वो पहले 2-3 साल के जॉब एक्सपीरियंस में और बीच वाले 2 साल में बहुत जगह पे देखा मैंने कि एक स्कूल में 300-400 बच्चे जो जन्म से हियरिंग इम्पेयर्ड है वो स्कूल में है। और वो बच्चे को देख के ऐसे लगता था कि ये विजिबल डिसेबिलिटी नहीं है। मीन्स बच्चे को देख को कभी भी लगता है कि यार सिर्फ इसको सुनाई दिया तो बच्चा अच्छा बोल सकता, सुन सकता, अपने जैसा ऑडियोलॉजिस्ट भी बन सकता, डॉक्टर भी बन सकता, एक स्पोर्ट में भी खेल सकता। और कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में जब मैं पुणे में था, मुंबई में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किया, उस टाइम में देखता था कि बच्चे कितने अच्छे से सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन पर अपने यहाँ पे भी कोक्लियर इम्प्लांट स्टार्ट हुआ तो पहले प्रोसेस यही था कि बच्चा यहाँ से
मुंबई के लिए रेफ़र करो, फिर वहाँ से बच्चा ऑपरेट करके आएगा, फिर उसमें मैपिंग रहता था, समझ में इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन ये सब करने के लिए बच्चे को हर 2 महीने में मुंबई जाना पड़ता था। और कोविड के टाइम पे जिस टाइम ये बच्चे का ऑपरेशन होने वाले पहले जो बच्चे थे, उनको वो टाइम और वो डिस्टेंस का ये समझ में आया, क्योंकि वो बच्चों को 6 साल भर जाने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। नहीं सर। उस टाइम फिर क्षितिज सर के साथ डिस्कस होने के बाद हमने डिसाइड किया कि आपने कोई अमरावती में करना है, उसके लिए हम बाहर से मेंटर लाएंगे। क्षितिज सर इतने कैलिबर थे कि सर मुझे पता था कि सर 100% अमरावती में सर्जरी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ से जब ये स्टार्ट किया, इनिशियली पेशेंट को रेडी करना अमरावती इसके लिए, क्योंकि पेशेंट को सबको पता था ये सर्जरी अमरावती में होती नहीं है और करेंगे तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है। फिर वहाँ से फिर हमने एक पेशेंट जनरेट किया और वो वर्क स्टार्ट किया हमने कोक्लियर इम्प्लांट। ग्रेट सर, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको एंड अभी इसी जर्नी को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। कम सुनने की क्षमता लाइक हेयरिंग लॉस जिसे हम बोलते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं सर? बेसिकली कम सुनने की क्षमता ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी, मीन्स हम आँख से देख के हम इसको नहीं जज कर सकते कि ये विकलांग है। हेयरिंग डिसेबिलिटी, हेयरिंग लॉस होने की प्रमुख बहुत सारे कॉजेस है। उसका बेसिकली कुछ अपना जो कान है बेसिकली 3 भाग में डिवाइड है, जिसको हम बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतर कर्ण बोलते हैं। और ये कान बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में जो प्रॉब्लम है, बेसिकली आपके कान में मैल जमा होना, कान से पस पानी आना, ये टाइप के लॉस को हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं, जो कुछ टाइम के लिए रहता है। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट से वो पूरा कवर हो जाता है। लेकिन दूसरा जो हेयरिंग लॉस का टाइप जिसको हम सेंसर न्यूरल नर्व डेफनेस बोलते हैं, वो लॉस जनरली परमानेंट रहता है और उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं है। उसके लिए अपने को हेयरिंग लॉस का उसकी तीव्रता कितनी है उसके हिसाब से अपने को टेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट अप्रोच डिसाइड करना पड़ता है। एक तो उसको हेयरिंग एड लगाना चाहिए, नहीं तो फिर उसको कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करना चाहिए। तो भी मैं क्वेश्चनिंग की तरफ बढ़ना चाहूँगा। समूचे विदर्भ डिवीजन में आपके काम की बहुत सारी चर्चा है और आपका काम भी जानते हैं लोग। क्या आप इस बात से सर संतुष्ट है या फिर और कुछ करना बाकी है? काम से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। इसका रीज़न है जो काम मेरी टीम ने जो हमने हाथ में लिया है, एक जो मुहूर्त हमने डिसाइड किया कि अपने को ये करना है, वो काम करते समय अभी हमने 1.5-2 साल में 150 बच्चे ऑपरेट किए कोक्लियर इम्प्लांट करके, उसका रिहेबिलिटेशन हम दे रहे हैं। और 100% वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में अभी एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 2 साल में 50+ बच्चे हमने कॉन्वेंट में भेजे, जहाँ से वो इतना अच्छा टीचर का फीडबैक है कि बच्चे बहुत अच्छा सुनते भी और बोलते हैं। और कंपेयर किया जाए नॉर्मल बच्चे के साथ में तो नर्सरी में हमारे बच्चे उनसे भी ज़्यादा एकेडमिकली डेवलप है। लेकिन आप सेटिस्फेक्शन की बात की तो भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि हेयरिंग लॉस जन्म से जो मूक बधिर बच्चा है, जो अपने अमरावती सिटी में कैंप रोड में भी जन्म लिया और वो मेलघाट धारने में भी उसका बर्थ हुआ, तो उसको भी सुनना अपने जैसा सुनाई देना चाहिए और बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। और आज मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट अपना जो विदर्भ का रीजन है 5 डिस्ट्रिक्ट का, वो बच्चे अगले 5 साल में वो बच्चे सुनने चाहिए और बोलने चाहिए। और ये सक्सेस करने के लिए बेसिकली यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम है, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, DPDCA डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फंडिंग, जो अपना महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से भी कुछ फंडिंग अपने बच्चों को मिल सकती है। इसके लिए बेसिकली एक एज अ ऑडियोलॉजिस्ट लक्ष्मण मौर्य ने अकेले ने काम करना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक टीम अप्रोच है। यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि है, MLA, MP, कॉर्पोरेशन के महापौर हो गए, अपने यहाँ के नगर सेवक हो गए, यहाँ से ग्राम पंचायत के मेंबर से लेके सरपंच से सब सपोर्ट कर सकते। इसका रीजन है क्योंकि हर एक जो अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत हो, कॉर्पोरेशन हो, वहाँ पे जो फंडिंग आती उसमें से गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, उसमें से 5% अमाउंट स्पेशल चाइल्ड के लिए, अपंग के लिए खर्चा करना चाहिए। और ये खर्चा 100% हो जाती है, लेकिन बेसिकली ये बोलना नहीं चाहिए शो में, लेकिन वो दिखता है कि वो अमाउंट सिर्फ पेपर पे खर्चा हो जाती है। एक्चुअली वो यूज़ नहीं होता है। यूज़ होता है लेकिन वो ऑन पेपर यूज़ होता है। ऑन पेपर यूज़ होता है। अगर मैं क्वेश्चनिंग की तरफ जाना चाहूँगा, मुझे जानना है सर कि एडवांस हेयरिंग टेस्ट क्या होता है सर? बेसिकली अपने छोटे सिटीज़ में और ये पिछले 2-4 साल में बहुत चेंजेस हुआ है। अपने यहाँ पे ऑडियोलॉजी और ENT डिपार्टमेंट अलग होता है। ये पेशेंट को
वेल एजुकेटेड पर्सन को भी पता नहीं है, क्योंकि ऑडियोलॉजी कोई अलग डिग्री होती है और ईएनटी का ट्रीटमेंट अलग है। हियरिंग लॉस में बेसिकली मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ईएनटी सर्जन करते हैं, और रिहैबिलिटेटिव हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में रिहैबिलिटेटिव अप्रोच ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट चालू करने से पहले एडवांस हियरिंग टेस्ट में बेसिक टेस्ट है। जनरली हम कोई भी बच्चा जन्म के लिए आता है तो उसके लिए हियरिंग टेस्ट करना कंपलसरी होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने वो नॉर्म्स ऑन पेपर किए लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। हियरिंग टेस्ट कंपलसरी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि हियरिंग लॉस एक विजिबल डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं, हम देख के बोल सकते हैं अरे ये गूंगा है, बहरा है, सॉरी ये हैंडीकैप है, लेकिन हियरिंग लॉस समझ में नहीं आता। इसके लिए जब हम जन्म के टाइम पे हर एक बच्चे की सुनने की टेस्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर हो जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हियरिंग लॉस हम एज अर्ली एज डिटेक्ट कर सकते हैं। और हियरिंग लॉस डिटेक्ट हुआ तो उसका वो जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसको क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं सुनने और समझने के लिए, भाषा डेवलप होने के लिए। जैसे कि आप आज जैसे मेरा मदर टंग मराठी है, तो मैं नेचुरली इसके लिए मुझे कोई स्पोकन क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो नेचुरली डेवलपमेंट भाषा और वाचा विकास होने के लिए हियरिंग टेस्ट जब एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाएंगे तो उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल चालू कर सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली हियरिंग टेस्ट में, एडवांस हियरिंग टेस्ट में अपने अमरावती में हम अभी ओई नाम की टेस्ट कर रहे हैं, जो हम डायरेक्ट बच्चे का जन्म जो उसके अगले 24 घंटे में हम वो हियरिंग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। वो भी हॉस्पिटल में जाके एक छोटा सा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट रहता है, एनओसी में जाके टेस्ट कर सकते, स्क्रीनिंग टेस्ट है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चा रेफर आया तो उसको लिए हम डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए पहले 3 महीने में ले सकते हैं। बेरा नाम का टेस्ट रहता है, वो बेरा टेस्ट के अपने को पूरा समझ में आता है कि बच्चों को कितना हियरिंग लॉस है, और ये 3 महीने के अंदर अपने बच्चे का जन्म के बाद में ये डायग्नोसिस होने के बाद हम ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल चालू कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है घर में जब ये बच्चे का हियरिंग हॉस्पिटल में जब ये टेस्टिंग ही नहीं हो जाएगा तो बच्चा जब घर में आता है आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता, घर के बाकी लोगों का आवाज़ को रिस्पॉन्स, तब फैमिली मेम्बर का क्या रहता है, अरे नहीं उसकी पापा भी पहले जब छोटा था तब लेट बोलने के लिए स्टार्ट किया था, लेट सुनने के लिए स्टार्ट किया था, और उसमें जो गोल्डन पीरियड जिसको क्रिटिकल पीरियड हम बोलते हैं वो हम मिस करते हैं। और जब हम डायग्नोसिस ही लेट करते तो फिर ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते तो वो क्रिटिकल पीरियड जो है वो हम मिस करते हैं, और बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जब हम बच्चा सोनेगा ही नहीं है तो फिर उसका ओवरऑल इफेक्ट उसका एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर, स्पीच डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए जो एडवांस टेस्ट है तो 100% एडवांस टेस्ट है, जो आपने अमरावती में हर जगह पे भी मोस्टली हमारे क्लिनिक पे तो हम कर रहे हैं, नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम फॉलो कर रहे हैं, वो टेस्ट होना चाहिए। हियरिंग स्क्रीनिंग के टेस्टिंग में जब बच्चा रेफर आता है तो बेरा, जिसको बेरा टेस्ट बोलने के बाद सब ईएनटी सर्जन, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, सबसे कॉस्टली और मीन्स बहुत कम जगह पे होने वाले टेस्ट है। हाँ वो टेस्ट हमारे यहाँ पे हम कर रहे हैं। वो टेस्ट वही रेफर आने के बाद तुरंत एडवांस टेस्ट बेरा करना चाहिए छोटे बच्चे का, जिसमें अपने को समझ में आता है कितना लॉस है। सर कम सुनने की क्षमता हियरिंग लॉस किस एज में होता है सर? हियरिंग लॉस के लिए कोई एज नहीं है, हियरिंग लॉस कोई भी एज में हो सकता है। ओके। हियरिंग लॉस एट द एज ऑफ बर्थ मीन जन्म के टाइम पे प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जन्म के टाइम पे रहेगा तो बच्चे में भाषा और वाचा विकास होता नहीं। जैसे हम इसमें महाभारत में देखा है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो सीखा है। हाँ। तो ये 100% करेक्ट है। हम साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो इनर ईयर जो कान है वो गर्भ से पहले 20 वीक्स में ही डेवलप हो जाता है तब, और वो जन्म के टाइम पे हियरिंग लॉस रहेगा तो उसका असर भी ज़्यादा हो जाता है। और हियरिंग लॉस के लिए कोई एज इसके लिए नहीं, क्योंकि वो कोई भी उम्र में कभी भी हो सकता है, उसके नंबर्स ऑफ कॉजेस है। और बेसिकली एज रिलेटेड एक दूसरा है जो अपना जैसे जैसी उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से हियरिंग लॉस आता है। तो 50 अभी जो नॉइस पोल्यूशन इसकी वजह से ये 60 प्लस के जो उम्र है उनको हियरिंग लॉस ज़्यादा दिखाई देता है, और इसके लिए हियरिंग लॉस के लिए कोई उम्र नहीं। तो अभी हियरिंग लॉस के लिए एग्जैक्टली कोई उम्र नहीं, ऐसे सर ने बोला है। अभी कम सुनने की जो क्षमता होती है उसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट होगा सर, उसके बारे में हमें बताइए। बेसिकली कम सुनना मीन्स हियरिंग लॉस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। कुछ लॉस के लिए मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको हम क्यूरेबल बोलते हैं। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स या सर्जिकल भी सर्जरी करने से हियरिंग लॉस परमानेंट निकल जाता है। जो हियरिंग लॉस टेम्परेरी रहता है, जो परमानेंट हियरिंग लॉस है उसके लिए कोई मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए आपने को एक तो हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, दूसरा कोक्लियर इम्प्लांट। हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट। यस, कोक्लियर इम्पैक्ट, कोक्लियर इम्प्लांट, कोक्लियर इम्पैक्ट। इसमें सर डिफरेंस होगा ना, क्या है सर? yes.
अपनी सादी भाषा में समझाया जाए तो हेयरिंग एड एक एम्पलीफायर है और स्पीकर है, जिसमें बाहर का आवाज पिकअप करके बड़ा एम्पलीफाई करके आपके कान के पर्दे के नज़दीक छोड़ दिया जाता है। और वो हेयरिंग एड बेसिकली एक माइल्ड टू मॉडरेट मीन्स एक 60-70% लॉस के जो लोग रहे थे उसके लिए काम करता है। लेकिन जिनका लॉस मोर देन 70-80% है, जिनको हम सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस बोलते हैं, उन लोगों के लिए हेयरिंग एड का बेनिफिट नहीं होता। वो पेशेंट के लिए कोक्लियर इम्प्लांट काम करता है। बेसिक डिफरेंस कोक्लियर इम्प्लांट और हेयरिंग एड में यही है, क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांट अपना इनर ईयर तक बाईपास करके अपने सीधा कोक्लिया में इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से स्टिमुलेट अपने ऑडिटरी नर्व करता है। और वो जिनको हेयरिंग एड का ही बेनिफिट नहीं होता या लिमिटेड बेनिफिट रहता है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन कोक्लियर इम्प्लांट है। तो काफ़ी यूज़फुल कोक्लियर इम्प्लांट जो है आप उसके बारे में कह रहे हैं। अभी हम सर हेयरिंग लॉस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि सामाजिक संस्थाएं और नेताओं का इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर काफ़ी उनका ध्यान नहीं है सर? इसके बारे में आप क्या? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सोसाइटी में हम देखा जाए तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम ये डेफ एंड म्यूट बच्चे के लिए किए। पहला एडिप नाम का स्कीम था, जिसमें 5 साल तक बच्चे को फ्री कोक्लियर इम्प्लांट मिलता था। कोक्लियर इम्प्लांट फ्री में इसके लिए मिलना चाहिए कि अपना देश ही कृषि प्रधान है, जहाँ पे मैक्सिमम अपना इकोनॉमिकल स्टेटस जो है उस खेती के ऊपर है। और वहाँ पे जो कोक्लियर इम्प्लांट का एवरेज एक कान का सर्जरी का कॉस्ट है 7 से 8 लाख रुपए। और उस हिसाब से वो सर्जरी कोई भी पेशेंट के लिए करना इतना पॉसिबल नहीं है। जब लोगों को आजकल पता भी चलता है तो सर्जरी का प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस को देख के वो ये डिसाइड करते कि हमें वो ट्रीटमेंट में जाना ही नहीं, करना ही नहीं है। yes. तब वो गवर्नमेंट की स्कीम में एडिप नाम की स्कीम चली, उसमें पूरे इंडिया में, नॉट फॉर महाराष्ट्र, सब लोगों में उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। आज मेरे पास भी 50 से 60 बच्चे एडिप स्कीम में ऑपरेट हुए। लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो स्कीम गवर्नमेंट में बंद कर दी। उसके बाद में अपने लेवल पे, आज महाराष्ट्र लेवल पे हम RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर से अपने अमरावती में 2 साल के अंदर के बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट फ्री में दे रहे हैं। लेकिन 2 साल के ऊपर के बच्चों को कहाँ जाना है, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। फिर जैसे अभी अलग अलग संस्था है जहाँ पे अपने पास CSR फंडिंग है, DPDC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फंडिंग है। ये संस्था के माध्यम से DPDC अपना कॉरपोरेशन है और अपने जो आमदार निधि, खासदार निधि, उसके माध्यम से हम ये कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। और आज हम ये उम्र में पेशेंट को सपोर्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स रियली ग्रेट, बट इट इज़ अवर सैडनेस दैट हमारा थोड़ा सिस्टम इसमें थोड़ा वीक है एंड काफ़ी अवेयरनेस भी बाकी है इस चीज़ के लिए। सर, कोक्लियर इम्प्लांट करने के बाद में उसका सक्सेस रेशो क्या है सर? और वो होने के बाद भी इसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह है क्या सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर एक पेरेंट्स को रहता है अपने बच्चों को सर्जरी को भेजने से पहले। बेसिकली कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का जो आउटकम बोलते हैं हम, सक्सेस रेट। बेसिकली अपने को सक्सेस रेट मीन्स क्या है कि सर्जरी सक्सेस होना है पहला एक चीज़। उसके बाद में सर्जरी के बाद में बच्चे कैसे बोलते हैं, तो सर्जरी का जो सक्सेस रेट डिपेंड रहता है कि बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए कोक्लियर इनर ईयर एनाटॉमी कैसा है, वो अपने को CT स्कैन और MRI के माध्यम से समझ में आता है। उसके बाद में हेयरिंग लॉस कब डिटेक्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं हम अर्ली डिटेक्शन। जल्दी से जल्दी हेयरिंग लॉस डिटेक्ट हो गया, 3 साल के अंदर बच्चे का हेयरिंग लॉस डिटेक्ट होने के बाद उसका सर्जरी भी 3 साल के अंदर हुआ तो उसका रिजल्ट एवरेज अच्छा आ सकता है। लेकिन 1 साल, अभी न्यू जनरेशन में, न्यू टेक्नोलॉजी में हम 1 साल के बच्चे का भी कोक्लियर इम्प्लांट अमरावती में किया है। तो बेसिकली सर्जिकल आउटकम, सर्जिकल सक्सेस रेट, बच्चे का एनाटॉमी कैसा है, उसका हेयरिंग लॉस डिटेक्ट कब हुआ है, कोक्लियर इम्प्लांट हम किस एज में कर रहे हैं, और सर्जरी के बाद में उसका रिहैबिलिटेटिव अप्रोच कैसा है, थेरेपी कैसा हो जाता है, पेरेंट्स फैमिली कैसी मोटिवेटेड है, कैसी एजुकेटेड है, उसके ऊपर बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट का सक्सेस रेट और बच्चे का आउटकम डिपेंड रहता है। और दूसरा बात रही, आपने चैलेंजेस के बारे में पूछा, तो हाँ 100% सर्जरी के बाद में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि सर्जरी हम एक बार कर रहे हैं, अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं उसको इम्प्लांट बोलते हैं, और बाहर से जो बच्चों को सुनाई दे रहा है उसको साउंड प्रोसेसर बोलते हैं। अभी अंदर का इम्प्लांट जनरली लाइफ टाइम चलता है, लेकिन उसका वारंटी 10 साल का रहता है और जनरली वो खराब नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाहर का जो मशीन है उसका कंपनी का वारंटी 3 साल का है और उसके एवरेज लाइफ 5 साल की है, लेकिन उसका खर्चा हर एक फैमिली के लिए एवरेज 3.5 से 4 लाख रुपए रहता सर्जरी के बाद में भी। और ये इतना खर्चा फैमिली को करना सर्जरी के बाद में भी पॉसिबल नहीं रहता, वो फैमिली के लिए बहुत चैलेंज है। और आज अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कान के लिए सर्जरी मुफ्त में दे रही है,
लेकिन जो साउंड प्रोसेसर अपग्रेड के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है और कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं कि उसके लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ मदद करना चाहिए। तो ऐसे फैमिली के लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज, जब ये मशीन ख़राब हो जाता है और ये सब फॉरेन बाहर की कंट्रीज़ की मशीन है, वो 5-6-7 साल के बाद रिपेयर नहीं होता, तब फैमिली को वो परचेस करना पड़ता है। उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने भी। जब बच्चा देखो सर्जरी करने के बाद बच्चा बहुत अच्छा सुनता है, बोलता है, नॉर्मल स्कूल में जाता है, और अचानक जब मशीन बंद हो जाती है तो उसका पूरी दुनिया बंद हो जाती है। तब उसको मशीन देना इतना उसके लिए हमारे लिए भी इतना चैलेंज रहता है कि उसको हम 8-10 दिन के लिए यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ये है कि उनको वो परचेस करना है, और परचेस करने के लिए फैमिली के पास इतना अमाउंट नहीं रहता। उसके लिए गवर्नमेंट ने साउंड प्रोसेसर अपग्रेड के लिए, जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान भी देना चाहिए और कुछ फ्यूचर्स प्लान्स भी बनना चाहिए। कोक्लियर इम्प्लांट के बाद में पोस्ट रिहाब जिसको हम बोलते हैं, स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मैं जिन सर्जर के साथ में काम किया है, इंडिया के टॉप मोस्ट सर्जन है, अमरावती के सर्जन है, नागपुर के सर्जन के, इनके साथ में काम करते समय मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो हर एक स्पीच में पेशेंट को, फैमिली को गाइड करते समय हर टाइम बोलते हैं कि सर्जरी का जो रोल है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट वो 10% है, और 90% जो रोल है वो बच्चे के स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट का है। इसका रीज़न है सर्जरी होने के बाद में बच्चे को अपना मदर टंग जो भाषा डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो करने के लिए मिनिमम 2 साल का स्पीच थेरेपी देना पड़ता है। और वो स्पीच थेरेपी में जैसे कि अभी आप है, आपका मदर टंग मराठी है, मेरा मदर टंग मराठी, और अपना ब्रेन जो है वो ब्रेन पहले 3 साल में, जब माँ के पेट में हम तब से लेके 3 साल तक ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, जिसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और वो नेचुरल वे से हम अपना मदर टंग सीख जाते हैं। लेकिन जब हम एवरेज देखा जाए, जब हम 2 साल के बाद में ऑपरेशन किया कोई भी बच्चे का, डेफ एंड म्यूट का, कर्णबधिर बच्चे का, तो 2 साल का पीरियड और बाकी पेट के 9 महीने उतना टाइम उसने मिस किया है। जैसे आज किसी ने मुझे बोला कि आप हिंदी, मेरा हिंदी का फ्लुएंसी और जिसका मदर टंग का हिंदी का फ्लुएंसी अलग अलग है, वैसा ही दूसरी लैंग्वेज अपने को सीखने के लिए सर्जरी के बाद में, जब वो कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद पहला डे उसका स्विच ऑन जब हम करते, मशीन एक्टिवेट करते, उसका सुनने का पहला दिन रहता है माँ के पेट में जैसे बच्चे सुनते हैं उसका वो पहला दिन रहता है। उस दिन से बच्चे को फिर ये जो हमने 2-2.5 साल 3 साल जो गंवाए पहले, वो डेवलप करने के लिए अपने को स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का भाषा और वाचा विकास जो बोलते हैं। और वो स्पीच थेरेपी लिया बच्चे ने, तो फिर वो बच्चा आगे चल के अच्छे से बोल सकता है और सुनने की भी आदत हो जाती है स्पीच थेरेपी के माध्यम से। अब भी हम चाहते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो रहता है, आपको नहीं लगता सर कि उनका जो हेयरिंग टेस्ट है वो कंपलसरी किया जाना चाहिए? हेयरिंग इवैल्यूएशन कंपलसरी ही करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारे कायदे कानून भी बनाए, कंपलसरी है। आज आप अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का देखा जाए तो वहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट के 3-3 पोस्ट है, वहाँ पे वेल इक्विप इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन थोड़ा सा है ना, एक ऑडियोलॉजिस्ट या एक ईएनटी सर्जन या एक पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट ये हेयरिंग इवैल्यूएशन का प्रोग्राम आगे नहीं ले सकता। एक टीम अप्रोच है, एक संघ कार्यक्रम, इसमें हर एक का एक रोल है, जहाँ पे अपने प्राइवेट सेक्टर में भी गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ईएनटी सर्जन्स, ऑडियोलॉजिस्ट, इन सब लोगों ने एक साथ मिल के हर एक बच्चे का, जैसे कोई हॉस्पिटल में, कोई गायनेक हॉस्पिटल में बच्चे का कोई डिलीवरी हो गए, वहाँ पे डिस्चार्ज के पहले कान की टेस्ट होने के बाद ही डिस्चार्ज होना चाहिए। अभी मैंने 2 साल के लिए अपने यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम किया, वहाँ पे मेरे को इतना अच्छा डीन सर का सपोर्ट, मेरी ईएनटी डिपार्टमेंट के एचओडी सर का सपोर्ट मिला। हमने वहाँ पे ऐसा प्लान किया कि बच्चों का हेयरिंग इवैल्यूएशन हम फ्री में करेंगे, लेकिन ये फ्री में करते समय डिस्चार्ज कार्ड तभी बनेगा जब पहले हेयरिंग इवैल्यूएशन का टेस्ट सिस्टर डॉक्टर देखेंगे, तभी वो उसको डिस्चार्ज मिलेगा। तब वो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि कोई बच्चा हमारे साइड से मिस आउट हुआ तो डिस्चार्ज के टाइम पे उनके पास वो समझ में आता नहीं, इसका हेयरिंग इवैल्यूएशन बाकी, पहले टेस्ट करो उसके बाद में डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 2 साल में हमने करीबन 1400 बच्चों का हेयरिंग इवैल्यूएशन किया, उसमें से हमें 2 बच्चे डिटेक्ट हुए जिसको जन्म से हेयरिंग लॉस था। इट इज वेरी गुड न्यूज। और वो हेयरिंग लॉस डिटेक्ट होने से क्या हुआ, बच्चे का ट्रीटमेंट हमने जन्म के 3 महीने के अंदर ही पूरा स्टार्ट कर दिया, और उसमें से एक बच्चे का इम्प्लांट भी हमने, बच्चा जब 13 महीने का था उसको ऑपरेट किया हमने, और भी वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। वेरी नाइस सर। आपने ऑडियोलॉजिस्ट में मास्टरी भी हासिल की है सर, आपका मराठवाड़ा से कनेक्शन भी हमें मालूम है, लेकिन अभी फ्यूचर्स में आप विजनरी क्या क्या सोचते हैं इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। बेसिकली मैंने जब ये ऑडियोलॉजी फील्ड स्टार्ट किया था, तब हम हेयरिंग एड पेशेंट को बेचने से स्टार्ट किया था, हम कोक्लियर इम्प्लांट तक पहुंच गए।
पहले पूरे विदर्भ में अलग अलग सिटीज़ में मेरे बरहानपुर तक क्लिनिक था, अभी वो सब बंद करके अमरावती में एक इन हाउस वेल इक्विपाइड क्लिनिक बनाया है। सेकंड ब्रांच मेरा जालना में है, जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है। जैसे मराठी में कर्मभूमि और जन्मभूमि बोलते हैं, जैसे मेरा जन्मभूमि जालना से, तो मुझे ये भी लगा कि मराठवाड़ा में भी कुछ करना चाहिए। तो मराठवाड़ा में लास्ट जालना में 2 साल से मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया है। वहाँ पे भी हम सेम वर्क क्राइटेरिया वहाँ पे भी डेवलप कर रहे हैं। कोक्लियर इम्प्लांट यूनिट भी डेवलप कर रहे हैं। सर्जन के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक वेल बेस्ट कोक्लियर इम्प्लांट सर्जन वहाँ पे इन हाउस होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप विजनरी बोलेंगे तो पूरे अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में भी स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने उसके हियरिंग लॉस के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल डिसेबिलिटी के माध्यम से देखना चाहिए। और आज बाकी डिसेबिलिटी के बारे में सोचा जाए तो उसके कंपेरेटिव हियरिंग लॉस में क्या है कि इनिशियल लेवल पे आप ट्रीटमेंट दे देंगे बच्चे को तो बच्चा अपने जैसा हो सकता है, वो अपने जैसा खेल सकता है, अपने जैसा एजुकेशन ले सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने आज जैसे एक कान के लिए फ्री में कोक्लियर इम्प्लांट दे रहे तो दूसरे कान के लिए भी कोक्लियर इम्प्लांट देना चाहिए, क्योंकि हम एक कान से नहीं सुन सकते, एक आँख से नहीं देख सकते। वैसे ही बच्चों, वो डेफ एंड म्यूट बच्चों को भी दोनों कानों में सुनाई देना चाहिए। दूसरा ये है कि कोक्लियर इम्प्लांट करने के बाद जैसे अपने पहले आपको मैंने बोला कि जो बाहर का मशीन है तो उसको हम साउंड प्रोसेसर बोलते हैं, वो बहुत महंगा है। वो 4 से 5 लाख का है एवरेज, 7 लाख तक रहता है, लेकिन एवरेज 4 से 5 लाख का, 3.5 से 4 लाख में आता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट में कुछ साउंड प्रोसेसर अपग्रेड के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। स्टेट लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाना चाहिए कि अपने एटलीस्ट आज हम विजनरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक मैंने पिछले 3 साल में अपने अमरावती में जो कोक्लियर इम्प्लांट हुए हैं बच्चे, उनका पेरेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका हमने नाम ही दिया है कि श्रवण दोष निवारण कृति समिति। उसके माध्यम से हम हमारे जो कमिटी में जो लोग हैं, वो कमिटी का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष मैं और बाकी सब पेरेंट्स जो हैं, वो सब कोक्लियर इम्प्लांट जिनके बच्चे का सर्जरी उनको पूरे कमिटी में लिया है। तो हमारा एक ही मोटिव है कि वो माध्यम से हम वो सबके साथ कनेक्टेड है कि जो पेरेंट्स को कुछ सर्जरी रिलेटेड इशू है, साउंड प्रोसेसर रिलेटेड इशू है, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनाने में इशू है, उससे रिलेटेड हम एक हेल्पलाइन जैसा एक सेंटर बनाए। यहाँ पे हमारे पास वो कोई मदद मांगने के लिए आता है तो हमारी पूरी टीम उनको अपने काम सब छोड़ के उसको मदद करने की कोशिश करती है। तो हमारा एक पहला ऑर्गेनाइजेशन बना है जहाँ पे हम उसका नाम ही रखा है कि श्रवण दोष निवारण कृति समिति, महाराष्ट्र राज्य। एज अ ऑडियोलॉजिस्ट लक्ष्मण मोरे सर, आप क्या विजन रखते हैं सर आगे? मेरा एज अ ऑडियोलॉजिस्ट फ्यूचर विजन यही है कि हमारी ऑडियोलॉजी फील्ड के माध्यम से हर एक ऑडियोलॉजिस्ट ने हर एक श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए अपने लेवल पे जो कुछ हेल्प कर सकते हैं उसका पुनर्वसन के लिए करनी चाहिए। और बाकी समाज के माध्यम से, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से देखा जाए तो एक संघ कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सब डॉक्टर लोग, पीडियाट्रिशियन, ईएनटी सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, इन सब लोग ने एक टीम अप्रोच में काम किया। तो जैसा हमने गवर्नमेंट में टीबी निर्मूलन, ये बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, वैसे हम हियरिंग लॉस निर्मूलन के ऊपर नहीं लेकिन पुनर्वसन के लिए 100% काम कर सकते हैं। व्यूअर्स के लिए 1 लाइन मैसेज सर। सुनेगा भारत तो बोलेगा और प्रगति करेगा भारत।